24 दिसंबर 1971 साउथ अमेरिका के देश पेरू में क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले का समय था, जब ज्यादातर लोग अपने परिवारों के पास पहुंचने की जल्दी में थे। उसी दिन लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 राजधानी लीमा से उड़ान भरती है। यह सिर्फ एक सामान्य फ्लाइट नहीं थी, बल्कि उन दर्जनों लोगों के सपनों और उम्मीदों को अपने साथ लेकर उड़ रही थी। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई त्योहार की खुशियां मनाने, तो कोई बस एक और सफर पूरा करने। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन सकता है। रनवे से उठते ही प्लेन धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों में खोने लगता है। नीचे शहर की रोशनी छोटी होती जाती है और कुछ ही देर में चारों तरफ सिर्फ बादल और सन्नाटा रह जाता है। इस एयरक्राफ्ट में 80 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार थे और इस पूरे सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा था अमेज़न के घने, अनजाने और रहस्यमय जंगलों के ऊपर से गुजरना। शुरुआत के लगभग 20 से 30 मिनट तक सब कुछ सामान्य था। कैबिन के अंदर लोग सीटों पर बैठे बातें कर रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर बादलों को देख रहे थे। क्रू मुस्कुराते हुए खाना सर्व कर रहा था, क्योंकि अगले ही दिन क्रिसमस था और हर किसी के मन में घर पहुंचने की खुशी थी। लेकिन उसी समय कॉकपिट में बैठे पायलट एक ऐसे फैसले का सामना कर रहे थे जो इस पूरे सफर को एक खतरनाक मोड़ देने वाला था, क्योंकि उनके सामने एक बेहद शक्तिशाली तूफान बन चुका था। आसमान काले बादलों से पूरी तरह से ढक चुका था। तेज हवाएं एयरक्राफ्ट को झकझोर रही थी और बार बार चमकती हुई बिजली इस बात का संकेत दे रही थी कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ऐसे में पायलट के पास दो रास्ते थे, या तो वह इस तूफान से बचने के लिए रूट बदलता या फिर रिस्क लेकर सीधे इसके बीच से निकलने की कोशिश करता। और शायद समय बचाने या हालात को उतना गंभीर न समझने की वजह से उसने वही जोखिम भरा फैसला लिया और एयरक्राफ्ट को सीधे उस तूफान के बीच ले जाने का निर्णय लिया। और यहीं से इस सफर की दिशा पूरी तरह बदल गई। जैसे ही प्लेन उस तूफानी इलाके में प्रवेश करता है, कैबिन के अंदर बैठे लोगों को पहले हल्के झटके महसूस होते हैं। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन अभी भी किसी को असली खतरे का अंदाजा नहीं था। लेकिन कुछ ही सेकंड में टर्बुलेंस इतना बढ़ जाता है कि पूरा एयरक्राफ्ट बुरी तरह से हिलने लगता है। सीट बेल्ट साइन जल उठते हैं, पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, बच्चों की आवाजें गूंजने लगती है और बाहर खिड़कियों के पार सिर्फ काले बादल और चमकती हुई बिजली दिखाई देती है। हर कुछ सेकंड में आसमान ऐसे चमकता जैसे किसी ने अचानक फ्लैश जला दिया हो, और फिर अचानक तेज लाइटिंग स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के बेहद करीब गिरती। एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो जाता और उसी के तुरंत बाद एक जोरदार धमाका होता है। उस एक पल के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं था। एयरक्राफ्ट हवा में ही टूटने लगता है। हजारों फीट की ऊंचाई पर एक पूरा प्लेन कुछ ही सेकंड में टुकड़ों में बिखर जाता है। लोग अपनी सीटों से अलग होकर नीचे गिरने लगते हैं। चीखों से आसमान गूंज उठता है और उसी मलबे के बीच एक 17 साल की लड़की जूलियाने कोएप्के अपनी सीट के साथ बंधी हुई नीचे गिर रही थी। सीट बेल्ट अब भी लगी हुई थी और शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला था। वो हजारों फीट की ऊंचाई से गिर रही थी। चारों तरफ सिर्फ हवा की तेज आवाज, नीचे अनंत तक फैला हुआ अमेज़न का घना जंगल। लेकिन उसके बचने के पीछे कुछ ऐसे कारण थे जो लगभग असंभव थे। तूफान की तेज हवाओं ने उसके गिरने की रफ्तार को कुछ हद तक कम कर दिया। सीट बेल्ट की वजह से उसका शरीर एक ही पोजीशन में स्टेबल रहा और नीचे अमेज़न के पेड़ों की घनी परत ने उसे सीधे जमीन से टकराने से बचा लिया। वो पेड़ों की शाखाओं से टकराती हुई नीचे आई और आखिरकार जंगल की जमीन पर आकर रुक गई। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो अब भी जिंदा थी। 25 दिसंबर की सुबह है, जब उसकी आंख खुलती है तो चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा होता है। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। कपड़े बारिश और कीचड़ से भीगे हुए थे। पिछली रात लगातार बारिश हुई थी। उसके घुटने में गंभीर चोट थी, चलना मुश्किल था। उसकी एक आंख ठीक से खुल नहीं रही थी और सबसे बड़ी समस्या, उसका चश्मा कहीं खो गया था, जिसे अब सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वह बार बार उठने की कोशिश करती, लेकिन हर बार दर्द की वजह से वापस गिर जाती। कभी कुछ सेकंड के लिए होश में रहती और फिर बेहोश हो जाती। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। इसी बीच उसे ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था, लेकिन अमेज़न का ये जंगल इतना घना था कि ऊपर से किसी इंसान को देख पाना लगभग नामुमकिन था। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे ये मान लिया गया कि इस हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा और आखिरकार सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। लेकिन सच्चाई ये थी
कि उसी जंगल के बीच एक लड़की अभी भी जिंदा थी और अब अगर उसे बचना था तो उसे खुद ही रास्ता ढूंढना था। अब जूलियाना कोएप्के को यह पूरी तरह समझ आ चुका था कि अगर वह यहीं बैठी रही तो वह जिंदा नहीं बचेगी। इसलिए दर्द के बावजूद उसने खुद को उठाया और धीरे धीरे चलना शुरू किया। अच्छी बात यह थी कि वह कोई सामान्य लड़की नहीं थी। उसने अपने पेरेंट्स के साथ अमेज़न के एक रिसर्च स्टेशन में कई साल बिताए थे। उसे जंगल के बारे में बेसिक नॉलेज थी। उसे पता था कि कौन से जानवर खतरनाक होते हैं और कौन से पौधे जहरीले हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी सर्वाइवल के लिए पानी सबसे अहम होता है। इसलिए उसने सबसे पहले पानी ढूंढना शुरू किया और पेड़ों के पत्तों पर जमी बारिश की बूंदों को इकट्ठा करके पीती रही। धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, फिर खाने की तलाश शुरू की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे क्रैश के मलबे में एक छोटा सा डिब्बा मिला जिसमें केक और कैंडीज जैसी चीजें रखी थी। वही कुछ समय के लिए उसका सहारा बनती है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए भूख और कमजोरी बढ़ती गई, फिर भी वह रुकी नहीं, क्योंकि अब उसे पता था कि रुकना मतलब हार मान लेना है। चलते चलते उसे क्रैश के बाकी हिस्से और कुछ बॉडीज दिखाई दी। यह दृश्य उसे अंदर से तोड़ देता है, लेकिन वह खुद को संभालती है और आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि अब सर्वाइवल सबसे जरूरी था। उसे अपने पेरेंट्स की सिखाई हुई बात याद आती है कि जंगल में पानी के सोर्स को फॉलो करना चाहिए, और फिर उसे एक छोटी सी धारा मिलती है। वह उसे फॉलो करना शुरू कर देती है और वही उसका रास्ता बन जाता है। 5वें और 6ठे दिन उसके घाव इन्फेक्शन में बदलने लगते हैं, एक गहरे जख्म में कीड़े पड़ जाते हैं और दर्द असहनीय हो जाता है। लेकिन उसी समय उसे नदी के किनारे एक नाव और कुछ सामान मिलता है, जहाँ से उसे फ्यूल जैसा लिक्विड मिलता है। वह बिना समय गवाए उसे अपने घाव पर डालती है और कुछ ही सेकंड में सारे कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यही उसकी जिंदगी बचाता है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता तो शायद वह ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती। अब उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका था। कई दिन हो चुके थे बिना सही खाना और आराम के, लेकिन फिर भी वह चलती रही। और फिर एक दिन जब वह उसी नदी के किनारे आगे बढ़ रही थी, उसे दूर से इंसानों की आवाज़ सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि यह उसका भ्रम है, लेकिन आवाज़ फिर आती है, इस बार साफ। वह अपनी बची हुई ताकत जुटाकर उस दिशा में आगे बढ़ती है और कुछ ही देर बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो लकड़ी काटने वाले लोग थे। उसे देखकर उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई लड़की इस हालात में इतने दिनों तक जिंदा रह सकती है, लेकिन वे उसकी मदद करते हैं, उसे खाना देते हैं, पानी देते हैं और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। इस तरह पूरे 10 दिन बाद वह आखिरकार उस घने अमेज़न जंगल से जिंदा बाहर निकल आती है, जहां उसके अलावा कोई जिंदा नहीं बचा था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब उसे बचाया गया तब तक सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका था। मतलब अगर उसने खुद हार मान ली होती तो शायद यह कहानी कभी सामने नहीं आती।